चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जनगणना। जनगणना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल, चाहे उत्तर प्रदेश की जनगणना से हो, भारत की जनगणना से हो, वो सभी आंकड़े जो हैं जनगणना के आंकड़े इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो सिलेबस है वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा आपका जनगणना नगरीकरण का। दूसरी बात कि जो लोग अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी के ग्रुप से न जुड़े हुए हों, टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है ना। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा मटेरियल मैं दे चुका हूँ, एक दो मैटर्स बाकी हैं, वो एक दो दिन में मैं दे दूंगा। करंट अफेयर्स का रामायण वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए, हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरे 100 सवाल हैं, तो केवल उत्तर बताते जाएंगे। आप ऑप्शन पढ़ते जाइएगा अच्छे से। तो सिक्किम जो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में है। प्रदेश पूछा है, राज्य पूछा है। अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला, तो दिल्ली है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अगर पूछे और एक ऑप्शन हो बिहार का, दूसरा ऑप्शन हो दिल्ली का, तो आप दिल्ली टिक करिएगा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है जनघनत्व, ठीक है। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई, अर्थात लगातार जनसंख्या घट रही है, किस वर्ग के नगरों का। तो वर्ग 5 और 6, वर्ग 5 और 6 में जो नगर आते हैं, छोटे नगर, कस्बे टाइप के, उनमें जनसंख्या लगातार घट रही है, ठीक है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा 114 वर्ष के जो बच्चे हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। मुख्यतः एशिया में दो बड़े देश आते हैं, भारत और चाइना। और कहाँ पाए जाएंगे फिर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो 73% है, कई बार हल कर चुके हैं। अब देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी। आपने इंडिया का सुना होगा। इंडिया का कब तक है, 1961 से 71, ये इंडिया का है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो है दशकीय वृद्धि अधिकतम थी 1991 से 2001 के मध्य, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अभी जहां सोना पाया गया, सोनभद्र में, तो शायद नहीं पाया गया, उसका खंडन भी शायद कर दिया गया पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, ठीक। तो सोनभद्र में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर प्रदेश के मामले में कहा जाए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। जनसंख्या के प्रतिशतता के मामले में पूछे तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पिन पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा आप याद रखिएगा। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है। बृहत्तम जो जुड़वा नगर हैं, आसपास के बड़ा नगर समूह जिसको कहते हैं, कौन सा है। तो टोक्यो, योकोहामा और नागोया के बीच। ये कहाँ स्थित हैं, जापान में स्थित हैं। निम्न देशों में किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है, अर्थात सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आशा, कहाँ पे लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। तो जापान में, यहाँ 80+ लोग जीते हैं, लोग जीवित रहते हैं। भारत में 68 से 69 में निपट जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा जापान की है। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है। देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण सूचकांक या जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था। जनसंख्या घटने बढ़ने के आधार पर वो किसने दिया था, ये दिया था थॉम्पसन ने। एक नाम याद रखिए थॉम्पसन, और दूसरा नाम याद रखिए नोटस्टीन।
ठीक है ना। इन्होंने 4 स्थितियां बताई थी, 4 चरण बताए थे, ठीक है ना। लेकिन 5वां चरण भी एक लोग बताए, उनका नाम था कोलिन क्लार्क। कोलिन क्लार्क ने 5वां चरण बताया था। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? प्रथम अवस्था में उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि, जिसको कहते हैं धीमी जनसंख्या वृद्धि, प्रथम अवस्था में होती है। ठीक, अस्थिर जन्म, कहीं कम जन्म हो रहा है, कभी ज़्यादा जन्म हो रहा है। मृत्यु दर ज़्यादा अस्थिर होता है, क्योंकि अकाल वगैरह पड़ते हैं प्रथम अवस्था में, काफ़ी अचानक युद्ध वगैरह होते हैं, अचानक जनसंख्या एक जगह की घट जाती है, तो अस्थिरता की स्थिति रहती है। धीमी जनसंख्या वृद्धि दर इस तरह होती है। फिर द्वितीय अवस्था क्या होती है? उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर। इससे क्या होगा? उच्च जन्म दर होगी, निम्न मृत्यु दर गिरती रहेगी, अर्थात मृत्यु दर कम रहेगी, जन्म दर ज्यादा रहेगी, तो जनसंख्या विस्फोट होगा। तो ये द्वितीय अवस्था में हुआ था। तृतीय अवस्था में क्या होता है? जिसमें इस समय आपका भारत, हमारा भारत है। भारत में वर्तमान जनसंख्या संक्रमण तीसरी अवस्था में है। यह क्या है? कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर। जन्म दर भी कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है, और इस तरह से जनसंख्या भी लगातार कम हो रही है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि लगातार कम हो रही है। जनसंख्या कम नहीं हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। जो चौथी अवस्था होती है, निम्न जन्म होता है और मृत्यु दर भी धीमी होती है। तो इस तरह से निम्न जन्म भी, मृत्यु दर भी निम्न, तो धीमी जनसंख्या वृद्धि, ये चतुर्थ अवस्था। और 5वीं अवस्था को ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाएगा। अभी 5वीं अवस्था में कोई नहीं है, भारत नहीं है, अभी तृतीय अवस्था में आया है। और ऐसा संक्रमण सिद्धांत देने वालों का कहना है कि एक न एक दिन यह पूरा विश्व 5वीं अवस्था में पहुंच जाएगा। 5वीं अवस्था क्या है? जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाता है, या फिर मृत्यु दर ज्यादा होने से, जन्म कम होने से ऋणात्मक भी हो जाता है। इसलिए इसको ऋणात्मक अवस्था भी कहा जाता है। चूंकि ये सिद्धांतकार यूरोपीय थे, पाश्चात्य थे, इन्होंने उसका प्रकार भी बताया कि प्रथम अवस्था कब रही? औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी उसके पहले। दूसरी अवस्था कब रही? औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक, वो दूसरी अवस्था रही। तीसरी अवस्था कब रही? पहले विश्व युद्ध से 1950 ईस्वी तक। इस समय क्या होता है? इस समय वहां पर आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं का जन्म होता है, ठीक है। आंशिक औद्योगिकरण होना फिर से प्रारंभ हो जाता है विश्व युद्ध के बाद। तो इसीलिए ये जो सूचक है भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि का, चूंकि तृतीय अवस्था में पहुंच गया भारत, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो इतनी कहानी बताने का यही मतलब था आपको, ठीक। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यही जो हमने आपको बताया, जनांकीय संक्रमण कहते हैं। इसमें एक दीर्घ कालावधि में जो क्रमिक परिवर्तन जनसंख्या में देखा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर, उसी को हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है और यह एग्जाम में भी आ चुका है, भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या है? तो जो नगरीय केंद्र हैं, जो नगर हैं, उनका जो पदानुक्रम किस श्रेणी में रखा जाए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो इसका आधार क्या है? जनसंख्या का आकार है कि क्षेत्रफल है कि प्रकार है कि वृद्धि है? देखिए, जब कोई आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तो आप भारत को अपने दृष्टि से निकाल दीजिए। आप विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में सोचेंगे, तभी आप उत्तर सही दे पाएंगे। तो नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का जो आधार है वो प्रकार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, इसके आधार पर विभाजन होता है। भारत में मत देखिए कि जहां पर मुंबई है, कलकत्ता है, बड़े बड़े नगर हैं तो बड़ी जनसंख्या है, ये देखकर अगर उत्तर टिक करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला, ठीक है ना। अच्छा, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल अपना थार मरुस्थल है, ठीक है। थार कहाँ है पता है ना? थार कहाँ है? भारत में है, राजस्थान में, उसी को थार मरुस्थल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है।
निम्न में से टकलामाकन एक मरुस्थल है दोस्तों। टकलामाकन ये चाइना में स्थित है, लेकिन चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास जनसंख्या नहीं है, बहुत विरल जनसंख्या रहती है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान की जनसंख्या पर्याप्त है, थार मरुस्थल के आसपास पर्याप्त जनसंख्या रहती है, भारत में भी, उधर पाकिस्तान में भी रहती है, ठीक। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार है। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की? मृत्यु गणना बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। तो कर्नाटक ने मृत्यु गणना की शुरुआत की थी। अगला, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्न देशों समूहों में से किससे अधिक है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अगर देश के क्रम में देखा जाए दोस्तों, तो 5 कंट्रीज को अगर आप छोड़ दो तो छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? विश्व की 5 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पे तो चाइना आता है, दूसरे स्थान पे भारत आता है, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, 32 करोड़ लगभग 33 करोड़ लगभग जनसंख्या है। फिर चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी लगभग इंडोनेशिया में भी 22 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। फिर 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील याद रखिएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में 5वें नंबर पे है, तो एक बार पूछा भी गया है। 5वें नंबर ब्राज़ील आता है, यहाँ पे लगभग 21 करोड़ जनसंख्या रहती है। इसके बाद जस्ट छठे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, अगर इसको कंट्री मान लिया जाए। और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है, ठीक है। अगर कंट्रीज में देखा जाए तो पाकिस्तान छठे नंबर पर है, ठीक। उत्तर प्रदेश को देश मान लिया जाए तो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। ये पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ 98 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। ओके, तो यहाँ पर किस समूह से ज़्यादा होगी? देखिए इंडोनेशिया आ गया, यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, इससे अधिक नहीं है। यहाँ यूएसए है एक, तो इससे अधिक नहीं है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से अधिक है, ऑब्वियसली है। बाकी तीनों तो कम हैं ही, तो सी ही उत्तर हो जाएगा। इसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील की, तो डी इसका उत्तर नहीं होगा, केवल सी इसका उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो कहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो यह नागालैंड में दोस्तों, नागालैंड में न्यूनतम है, माइनस में जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या है? भारत है मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। इसको नगरीकरण में डी वाली श्रेणी में रखा गया। संसार में अधिकतम लिंगानुपात का देश, सबसे ज्यादा लिंगानुपात संसार में कहाँ है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, अर्थात महिलाएं ज्यादा यहां पर हैं पुरुषों के मुकाबले में। किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है, या अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है, यह भी पूछ सकता है। तो यह अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने दिया है, तो इन्हीं का ये कथन भी है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये एक बार सेंटेंस भी पूछा जा चुका है, सही है कि गलत है? तो सही है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? ये सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय बता रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण का। तो कई लोग युद्ध लिखकर चले आए थे, महानुभाव लोग। अरे युद्ध करके कभी जनसंख्या आप नियंत्रित कर, ये कोई अच्छी संकल्पना है? ये कोई सकारात्मक बात हुई कि सबको मार डालो? तो सिर्फ जन्म नियंत्रण ही एक प्रभावकारी उपाय है कि आप जनसंख्या संबंधित नियम बनाओ, उससे संबंधित योजनाएं बनाओ, परिवार नियोजन प्रणाली अपनाओ। जैसे भारत विश्व का पहला देश है जो परिवार नियोजन को अपनाया है, इस प्रणाली को कानूनी रूप से। तो जन्म नियंत्रण ही सबसे प्रभावकारी उपाय है माल्थस के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर थी? तो सबसे ज्यादा कहां थी? दादरा
नगर हवेली में सबसे ज्यादा थी जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप पूछा है, सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे ज्यादा नगरीकृत है। वहां नगर ही पाए जाते हैं, गांव बहुत कम या गिने चुने गांव हैं ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। किस कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक आबादी का निवास है, सबसे ज्यादा कहां पर रहती है आबादी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है। सबसे ज्यादा जो अच्छा स्थान भी माना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को माना जाता है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो दो समूह हैं जो आश्रित आबादी के रूप में जाने जाते हैं, एक तो बच्चे और दूसरा बुजुर्ग 65+। तो या तो ये ठीक, तो इसमें 65+ दिया नहीं है, 60 वर्ष से ऊपर दिया है, यही 65 वर्ष देता तो दोनों उत्तर सही हो जाते, यहां पर डी उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, तो यह हो जाएगा सी। सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 लाखी नगरों में कानपुर की है, फिर लखनऊ की है, फिर आगरा की है और फिर वाराणसी की है। ये नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है दोस्तों। जिले की जनसंख्या और नगर की जनसंख्या में अंतर है। जिले की जनसंख्या देखेंगे तो इलाहाबाद प्रयागराज पहले स्थान पे, यहां नगरीय जनसंख्या कह रहा है, तो छोटे छोटे पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। भारत का सबसे विरल जनघनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 है, सबसे कम जनघनत्व यहीं पर है, ठीक है ना। नगरों को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नगण्य है, तो ये तीनों चीज तो जोड़ी जाती है, तीनों चीज परिभाषा में सम्मिलित है, बस क्षेत्रीय विस्तार का कोई मतलब नहीं होता है। छोटे छोटे अच्छे बड़े शहर हो सकते हैं जो छोटी कम विस्तार हो जिनका, ठीक है, ज्यादा विस्तार वाले भी बड़े नगर होते हैं, अच्छे नगर होते हैं। तो नगर को परिभाषित करने के लिए वहां का विशिष्ट क्रियाकलाप, जनघनत्व अर्थात विरल जनसंख्या नहीं रहती, सघन जनसंख्या रहती है, सघन आबादी रहती है, मार्केट रहता है, कृषि क्रियाकलाप नहीं होता है या नगण्य होता है, लोग सेवा और उद्योग क्षेत्र में उनका क्रियाकलाप रहता है, और जनसंख्या कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए नगर में, ये परिभाषा में शामिल किया जाता है। लेकिन क्षेत्रफल कितना हो नगर का, ये नगर की परिभाषा में नहीं आता है। विश्व के कुल शिशु मृत्यु में सर्वाधिक मृत्यु किस देश में होती है, तो एक भारत के संदर्भ में एक खराब आंकड़ा है कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है बच्चों की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है। 5 तक याद कर लीजिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब नीचे से ऊपर जाना। अवरोही मतलब होता है कि सबसे ज्यादा से सबसे कम में आना, उतरना, सीढ़ी से उतरना, अवरोही। तो यहां कह रहा है उतरता, मतलब बड़े से छोटे में बताना है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल। केरल में उच्च साक्षरता जो है, सबसे ज्यादा साक्षरता आपको पता है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना वहां पर उच्च साक्षरता का कारण है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी दोस्तों। लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है,
क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है पूछ रहा है, तो मालदीव है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही सबसे कम है इसका। निम्नांकित में पूछ रहा है, निम्नांकित में, वैसे तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है क्षेत्रफल में देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है, तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है दोस्तों, पाकिस्तान है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो बिहार में पूछ रहा है महिला साक्षरता की दर जो कि सबसे कम है, कहां पर है, बिहार में है। और कितनी है, 51.5% है। वैसे टोटल साक्षरता दर भी बिहार में सबसे कम है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है। 20 वर्ष प्लस वालों की जनसंख्या कितनी है, कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये है 59.29% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन सा नगर है, तो इटावा, प्रयागराज, औरैया और फतेहपुर। तो यह दोस्तों औरैया जिला है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, जो 4 ये शहर दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में, समस्त उत्तर प्रदेश में, ये तो निम्नलिखित में पूछा है। तो जो 5 जिले हैं इनका क्रम याद रखिएगा। पहले स्थान पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पे कानपुर नगर, तीसरे स्थान पे औरैया, ये औरैया तीसरे स्थान पे आता है। उसके बाद इटावा आता है और फिर गाजियाबाद। ये 5 सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम साक्षरता पूछा जाएगा तो कहाँ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है, श्रावस्ती, ठीक। फिर उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर। अगला है कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है। कुल देखिए हम दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आंकड़े हैं, समस्त आंकड़े, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे आंकड़े मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। तो जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर देखा जाए, संख्या के आधार पर नहीं, प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग रहते हैं प्रतिशतता के आधार पर। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात कितना है, वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात कितना है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार। तो वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 14.2% है, ठीक है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना या प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो ये तो आपको पता है, कई बार पूछा जा चुका है। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या को हम देखते हैं साक्षरता है कि साक्षर है कि नहीं साक्षर है, ठीक है ना। 7 वर्ष से ऊपर की गणना करते हैं, डी उत्तर है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। महाविभाजन का वर्ष किससे माना जाता है, 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। 1921 में के बाद जो है जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है, उसके पहले जनसंख्या घट जाती है। तो घटना और फिर बढ़ना, तो ये महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 21 के बाद जब जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई तो लगातार आज तक बढ़ती ही आ रही है, उसके पहले घटी थी, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्ष्य बदलकर कब रख दिया गया है, 2070 रख दिया गया है, ठीक है। निम्नांकित में किस देश में यौन अनुपात का या लिंगानुपात का परिकलन या उसका गणना प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है, किस देश में दोस्तों, भारत में तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में देखी जाती है, ठीक है। लेकिन किस देश में 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, यह इस रूप में गिना जाता है, तो कौन सा देश है वह, भाग्यशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितनी है? लगभग 37 करोड़। ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस की परीक्षा में। जनगणना 2011 के अनुसार गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? तो कुल कितने प्रश्न थे? 35 थे। अभी तो 2021 की जनगणना आरंभ होने वाली है, हालांकि अभी जो आप परीक्षा देने वाले हैं जो 2011 से संबंधित आंकड़े ही आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? 35 प्रश्न थे। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR कितना है? देखिए हम निशान सब में लगा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, अभी का नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। तब 2.4 था, अभी कितना हो गया है? SRS के आंकड़ों के अनुसार 2.2 हो गया है। लक्ष्य कितना है भारत का? 2.1। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है किसमें? किसकी ओर है दोस्तों? भारतीय जनसंख्या तृतीय अवस्था में प्रवेश कर गई है। तृतीय अवस्था की ओर है या तृतीय अवस्था में प्रवेश कर गई है। अभी हमने आपको बताया। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए इतना ही करते हैं, रात को इसका दूसरा पार्ट बना देंगे 50 प्रश्नों का। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।